वेलकम फ्रेंड्स, चयन गढ़ के ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं भय कुमार एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि चयन गढ़ के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपको डिजिटल रूप में एनसीईआरटी आपको अभी पढ़ाया जा रहा है और हमने अभी तक क्लास 6, क्लास 7 को कवर कर लिया है और क्लास 8 हम लोग पढ़ रहे हैं। और 8th जो क्लास है उसकी जो एनसीईआरटी है उसमें हमने चैप्टर 5 ऑलरेडी हमने कंप्लीट कर लिया है और आज चैप्टर 6 की हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, मैं आपसे बार-बार अनुरोध करता हूँ, एक चीज़ बार-बार अनुरोध कर रहा हूँ कि अभी कोविड का समय है। कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को फॉलो कीजिए, कोविड प्रोटोकॉल को फॉलो कीजिए। और जब तक ये समय है, जब तक ये हम ये बोलेंगे कि जब तक ये आपदा है हमारे सोसाइटी में, हमारे देश में, तब तक आप इस आपदा से अपने आप को सुरक्षित रखिए और समाज के भी लोगों को सुरक्षित रखने में मदद कीजिए। आप घर पे रहेंगे तो आप खुद भी बीमारी से बचेंगे और दूसरे को भी आप आपके कारण दूसरे कोई भी प्रभावित नहीं होंगे, आप उनसे प्रभावित नहीं होंगे। दोस्तों, तो ये आप ज़रूर कीजिएगा, आप कोई प्रोटोकॉल को फॉलो कीजिए, जो भी गाइडलाइंस है सरकार के उसको मानिए ही और स्वैच्छिक रूप से आप भी है अपना केयर ज़्यादा कीजिए, अपने स्वास्थ्य पर ज़्यादा ध्यान दीजिए ताकि आप जो है स्वस्थ जो दिमाग है, स्वस्थ मस्तिष्क में स्वस्थ ज्ञान जो है उपज होता है। तो स्वस्थ ज्ञान उपज होने के लिए स्वस्थ मस्तिष्क का होना बहुत आवश्यक है। तो आप जैसे भी आपने बचपन में ज़रूर सुना होगा, हेल्थ इज़ वेल्थ। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। तो अभी हम बात करने वाले हैं खासकर चयनगढ़ चैनल के बारे में। तो चयनगढ़ आईएएस का जो ध्येय वाक्य है वो है चयन तक चैन नहीं। तो उस पर हम पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं और आपसे भी हम आग्रह करते हैं, निवेदन करते हैं कि आप इसमें हमारा साथ ज़रूर दें। और भी बहुत सारे दोस्त हैं और भी ऐसे लोग हैं, कुछ लोग तो इतने पंक्चुअल है कि जो भी क्लासेस चलती हैं वो लाइव ज़रूर देखते हैं और साथ ही साथ उनका कमेंट भी आता है। तो बहुत खुशी होती है कि कुछ अभ्यर्थी जो हैं वो इतना सीरियस ज़रूर हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, वो सतर्क भी है और आप प्रिपरेशन में आगे बढ़ रहे हैं और हम ये आशा करते हैं कि कभी न कहीं न कहीं उनको सफलता ज़रूर मिलेगी, बहुत जल्द मिलेगी। तो इसलिए उनका बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूँ जो इस चैनल से जुड़े हुए हैं। और भी बहुत सारे लोग हैं, जो बहुत सारे आपके सहपाठी होंगे, बहुत सारे आपके ऐसे सुदूरी क्षेत्र में जो दोस्त होंगे, जो एनसीईआरटी पढ़ना चाहते होंगे, अगर उन उन तक हमारे चैनल का पहुँच नहीं है या हम तक उनकी पहुँच नहीं है, तो आपके माध्यम से मैं चाहूँगा कि वो हमसे जुड़ पाएँ। इसके लिए करना क्या होगा, सबसे पहले आप लोग में से बहुत लोग जो है वो आप बहुत स्टूडेंट्स जो हैं वो हड़बड़ी में इतना हड़बड़ी उनको रहती है कि वो क्लास देख लेंगे लेकिन सब्सक्राइब और लाइक और कमेंट करना भूल जाते हैं। सब्सक्राइब तो कम से कम कर देना चाहिए इनको। तो आप लगे हाथ सबसे पहले सब्सक्राइब कर दिए, चैन राइस यूट्यूब पर जाना है, आपको चैन राइस टाइप करना है। उसके बाद आप उसका लोगो जो आपने है, लोगो आप देखिए, लोगो में चयन तक चयन ध्येय वाक्य उसको ध्यान से आप देख लीजिए, वो लोगो है। उसके बाद उसको सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन दबा दीजिए, उसको पर्सनलाइज कर दीजिए ताकि जो भी नोटिफिकेशन इस पर अपडेट होंगी वो आप तक पहुंच पाएंगी। इतना ही नहीं, अपने दोस्तों का इसका लिंक जरूर शेयर कीजिएगा, उनको ये बताइएगा कि किस प्रकार चैनगढ़ के इस प्लेटफॉर्म पर, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हम लोग अभी बहुत सारे क्लासेज कर रहे हैं। भविष्य में बहुत सारी क्लासेज शेड्यूल होने वाली है, शेड्यूल्ड भी होने वाली है, कुछ क्लासेज रिशेड्यूल भी हम लोग करने वाले हैं। तो उसकी सूचना आप तक तभी मिलेगी जब आप इस चैनल को सब्सक्राइब किए होंगे और खासकर आपने बेल आइकन दबाया होगा, तभी नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको पता चलेगा। तो आप ये काम जरूर करिएगा। अभी भी आपने नहीं किया है तो आप अभी बात मैं कर रहा हूँ उसी दौरान आप क्या कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दिए दोस्तों। तो आज हम चैप्टर 6 पढ़ने वाले हैं। आप याद रखिएगा कि हम लोग क्लास 8 अभी कवर कर रहे हैं और आपको पता है कि एनसीईआरटी हम लोग पढ़ रहे हैं। एनसीईआरटी में हम लोग क्लास 8 अभी हम करने वाले हैं और क्लास 8 जो है उसमें अभी हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। तो क्लास 8 में, सॉरी, अभी हम अध्याय जो चैप्टर जो है वो हम लोग 6 पढ़ने वाले हैं। चैप्टर 5 हमने आपको पढ़ाया था, उसमें 1857 की क्रांति की झलक आपको मिली थी। उससे पहले क्या कारण थे, क्रांति जो है एक संचित असंतोष का परिणाम था। क्रांति 1857 की क्रांति के बारे में आपको मैंने बताया था। तो ऐसे कौन से कारण रहे थे जिसके कारण इस क्रांति की शुरुआत हुई और इस क्रांति के तात्कालिक कारण क्या रहे थे, इसकी चर्चा हमने की थी। अगर ब्रिटिश औपनिवेशिक जो नीति है उसके लिए कहीं न कहीं जिम्मेदार थी। क्रांति के बाद 1857 का जो एक्ट आता है उससे क्या सुधार होता है प्रशासन में, इसकी भी चर्चा हमने कर ली थी। स्पेसिफिक टॉपिक में आपको इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में पढ़ाएंगे। अभी आपको ध्यान रखना है कि एग्जामिनेशन में हमेशा 1857 की क्रांति से मुख्य परीक्षा में तो खास बहुत सारे प्रश्न आते हैं। 1857 की क्रांति का स्वरूप क्या था, एक स्वरूप निर्धारण से आता है। एक क्वेश्चन आप कोई भी पूछ सकता है, 1857 की क्रांति के बाद क्या हुआ या उसका क्या प्रभाव पड़ा, व्यापक प्रभाव क्या पड़ा, उस वो भी पूछे जाते हैं। तो इसमें भी आपको बताना है। फिर 1857 की क्रांति के बारे में ऐसे पूछा जाएगा किन किन क्षेत्रों में इसका ज़्यादा व्यापक प्रभाव देखा गया। इन तमाम प्रश्नों से आप रूबरू हो पाएंगे अगर इस चैप्टर को बढ़िया से आपने कंप्लीट कर लिया है।
तो आज हम पढ़ेंगे अध्याय 6। अध्याय 6 का जो शीर्षक है बुनकर, लोहा बनाने वाले और फैक्ट्री मालिक। मतलब आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं जो यहाँ पर स्थानीय जो लोग हैं, भारत के जो लोग हैं, जो पारंपरिक अपने पेशा में संलग्न हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। बुनकर समाज के बारे में पढ़ेंगे। लोहा बनाने वाले जिसको हम लोहार कहते हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। फिर उसके बाद फैक्ट्री मालिक से उनके संबंध की चर्चा करेंगे, किस प्रकार फैक्ट्री मालिक जो है बुनकरों को, लोहा बनाने वाले को पारंपरिक जो उनकी जीविका थी उसको निकाल कर अपने काम में संलग्न कर लेते हैं। उनको कहीं न कहीं कंपनी के अधीन, फैक्ट्री मालिक के अधीन गुलाम बन के काम करना पड़ता है। उसके लिए अंग्रेजों ने क्या नीति अपनाई, इसके बारे में हम जानेंगे। अपने गुमास्तों के जरिए किस प्रकार अंग्रेजों ने उनको प्रभावित किया, किस प्रकार उनको कच्चे माल की उपलब्धता नहीं होने दी, कच्चे माल पर उनका कब्जा हो गया, और साथ ही साथ उन पर तरह तरह के टैक्स लगाने जाने लगे। बहुत ज़्यादा टैक्स के जो अधिभार से उनको लाद दिया गया, ताकि वो बिजनेस को छोड़ के कहीं कोई अन्य पेशा अपना ले। इसकी चर्चा हम करने वाले हैं। आप पता है आपको कि मैंने आपको बताया था कि हम लोग व्यावसायिक चरण में अंग्रेज का जो है ब्रिटिश कंपनी का मुख्य उद्देश्य क्या था, अधिकाधिक राजस्व का दोहन करना, उसको व्यापार में इन्वेस्ट करना, व्यापार में निवेश करना, यही उनका प्राथमिक लक्ष्य होता था। बाकी जो है प्रशासनिक सुधार और धार्मिक सुधार, सांस्कृतिक सुधार से उनको कोई लेना देना नहीं था। लेकिन जैसे ही हम पूंजीवादी चरण में आएंगे तो देखेंगे ये संस्कृति के क्षेत्र में भी, धर्म के क्षेत्र में भी, राजनीतिक क्षेत्र में भी बहुत ही एक्टिव हो जाएंगे। तो इनका उस वक्त उद्देश्य क्या है कि भारत को कच्चे माल के निर्यातक के रूप में और तैयार माल के आयातक के रूप में भारतीय उपनिवेश को तैयार करना उनका लक्ष्य रहता है। तो जो उनकी लक्ष्य होती है, तत्कालीन लक्ष्य के अनुरूप ही वो कार्य करते हैं, इसका आपको ध्यान रखना है। तो चलिए शीर्षक से पहले एक फोटो देख लिए। ये फोटो देखिए, आप देख रहे हैं कि समुद्र में बहुत सारे बंदरगाह है। बंदरगाह में बहुत सारे जहाज है, व्यापारिक जहाज है। इसमें कहीं ना कहीं पोर्ट, यहाँ पर एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का ये कार्य होता है। तो यहाँ देखिए कि एक फैक्ट्री आपको नज़र आ रही है, ये फैक्ट्री है। और यहाँ पर देखिए बहुत सारे पोर्ट में जो है जहाज में बहुत सारे सामान जो है कच्चे माल के रूप में, जो भी आप बोलेंगे व्यापारिक जो समाज जो भी व्यापारिक सामग्री है, वो वहाँ पोर्ट पे पहुँचाया जा रहा है। लंगर की व्यवस्था है यहाँ पर देखिए। जाने के बाद यहाँ पर माल उतारा जाएगा गोडाउन में। और इस प्रकार ये जो क्रम है इस पिक्चर में ही दिखाना चाहता है कि व्यापार विनिवेश जो है समुद्री मार्ग से हो रहा है। इसका एक फिगर है। यहाँ 17वीं सदी में सूरत बंदरगाह, सूरत कहाँ बताइए कमेंट करके। गुजरात में आप जानते हैं कि व्यापारिक जहाज भरौच एक सूरत का जो केंद्र है। आप भरौच के बारे में सर्च कीजिएगा, भरौच भरौच क्यों इंपॉर्टेंट है भी आप बताइएगा मुझे, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं चित्रवन, आपने देख लिया। अब हम आते हैं टॉपिक पर। ये एक चित्रवन के बारे में थोड़ा जानिए। भारत के पश्चिमी तट पर गुजरात स्थित सूरत हिंद महासागर के रास्ते होने वाले व्यापार के सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाहों में से एक था। क्यों था कि आप सूरत का लोकेशन देखिए, यहाँ पर जो है ये गुजरात का यहाँ गुजरात है। और यहाँ देखिए कहीं ना कहीं यहाँ पर देखेंगे अरब सागर में ये क्षेत्र है व्यापारिक जो यहाँ पर अरब सागर है, अरब अरेबियन सी के कारण ये ज़्यादा फेमस है। कच्छ की खाड़ी है, कैंपवे है। और फिर यहाँ देखेंगे ईरान, उधर आगे जाएंगे अदन की खाड़ी, ईरान, यहाँ पर और भी बहुत सारे देश हैं। दक्षिण यहाँ पर मध्य एशिया से भी इनका व्यापार होता है, और पश्चिम एशिया के भी देशों से इनका व्यापार होता है। उस समय देखेंगे आप दक्षिण अफ्रीका और मतलब अफ्रीका महादेश के देश भी यहाँ पर कहीं ना कहीं समुद्र मार्ग के द्वारा व्यापार कर रहे हैं। तो इसलिए इसको जानना जरूरी है, और इसलिए इनको बताया गया है कि बहुत ही महत्वपूर्ण बंदरगाहों में से एक है। डच और ब्रिटिश व्यापारिक जहाज 17वीं सदी की शुरुआत में ही इस बंदरगाह का इस्तेमाल करने लगे थे। 18वीं सदी में इस बंदरगाह का महत्व गिरने लगा। कारण है 18वीं शताब्दी में बहुत सारे ऐसे मार्ग का उदय हो चुका था, बहुत सारे ऐसे आविष्कार हो चुके थे, जिसके कारण क्या हुआ कि बाद में और भी बहुत सारे व्यापारिक जो है, जब विकल्प उपलब्ध होता है इंसान के पास तो पहले की महत्ता कम हो जाती है, मोनोपोली खत्म हो जाती है। यही एक कारण है। अब हम इस अध्याय में क्या पढ़ने वाले हैं उसकी चर्चा यहाँ पे की जा रही है। इसको ध्यान से देखिए। आप एक पेन और पेन जरूर डायरी ले लीजिएगा, जब जो भी इंपॉर्टेंट उसको लिख लीजिएगा, ताकि बार बार आपको इसको देखना ना पड़े। एक बार आप नोट्स तैयार कर लेंगे तो बार बार आपको रिवाइज करने में जो है आसानी होगी। इस अध्याय में हम कपड़ा और लोहा व इस्पात उद्योग, इन दो उद्योग का विशेष अध्ययन करते हुए देखेंगे कि ब्रिटिश शासन के अंतर्गत भारतीय कारीगरी और उद्योग की दशा क्या थी, इसकी चर्चा करने वाली है। तो पहला पॉइंट हम देखने वाले हैं कि ब्रिटिश शासन के अंतर्गत भारतीय कारीगरी और उद्योगों की दशा और दिशा के बारे में हम बात करेंगे। आधुनिक विश्व में औद्योगिक क्रांति की दृष्टि से दोनों ही उद्योग बहुत महत्वपूर्ण थे। आप जानते हैं कि यहाँ अब देखेंगे कि जब ब्रिटिश शासन काल में कपड़ा बनाने के लिए कपास उत्पादन यहाँ देखेंगे, काली मिट्टी रिसोर्स है महाराष्ट्र कर्नाटक इन क्षेत्रों में। तो एक तो कपड़ा यहाँ पर पहले भी रेशम वस्त्र जो है भारतीय रेशम वस्त्र बहुत फेमस होते थे, यहाँ बुनकर बनाते थे। और जब उद्योग धंधों का विकास होता है ब्रिटेन में, तो ये क्या करते हैं, यहाँ से कच्चे रॉ मटेरियल वहाँ ले आते हैं, वहाँ ब्रिटिश कंपनी में, वहाँ पर यूरोप में जाके यूरोपीय कंपनी से वहाँ पर तैयार माल बनते हैं, और भारत में फिर आकर उसको भारत के मार्केट में उसको बेचा जाता है।
सूती वस्त्र के बारे में आप जानते हैं। दूसरा आप जानेंगे कि लौह उद्योग और इस्पात उद्योग इसलिए भी इम्पोर्टेंट होता है। भारतीय रेल का जब विकास होता है तो आप देखेंगे, मैं आगे बात करूँ गारंटी शुदा, जो हम वित्तीय चरण में बात करेंगे, जब किस प्रकार गारंटी शुदा एक मानक तय करके वहाँ अंग्रेज व्यापारी के साथ साथ वहाँ का अंग्रेज बहुत सारे धनी अंग्रेज है जो यहाँ पर निवेश करते हैं, तो उसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। लेकिन इतना बता रहे हैं कि यहाँ पर जब कल कारखानों का विकास होगा तो लोहा और इस्पात जो है उसकी रीढ़ साबित होगी। लोहा इस्पात का उत्पादन होने लगेगा, उसकी संरचना जो है बनाई जाने लगेगी। इस प्रकार कल कारखानों के विकास में लोहा का बहुत बड़ा योगदान होगा, तो उससे प्रभावित होंगे यहाँ के जो पारंपरिक रूप से जो लोहार है वो प्रभावित होंगे। तो यहाँ यही बात हम करने वाला है। फिर आगे हम देखेंगे, सूती कपड़े के मशीन उत्पादन ने ही 19वीं सदी में ब्रिटेन को पूरी दुनिया का सबसे प्रमुख औद्योगिक राष्ट्र बना दिया था। एक कारण था कि सूती वस्त्र पर इनका कब्जा रहा शुरुआती दौर में। इस कारण ये बहुत महत्वपूर्ण अपने आप को शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में ये ब्रिटेन खड़ा हो पाया था। 1850 के दशक में जब ब्रिटेन का लोहा और इस्पात उद्योग परपट लगा तो ब्रिटेन दुनिया का कारखाना कहलाने लगा। कहने का अर्थ है कि जब तकनीक का विकास होगा, तो तकनीकी जब ज्ञान होगी इनके पास, तो ये क्या करेंगे, और जब ऑलरेडी उपनिवेश, बहुत सारे उपनिवेश इनके अंतर्गत उपनिवेशिक देश इनके कब्जे में है, तो वहाँ से जो भी उत्पादन होगा, रॉ मटेरियल मिलेगा, उसका प्रयोग क्या करेंगे, अपने विकास के लिए करेंगे, ब्रिटेन के विकास के लिए करेंगे। और यही कारण है कि ये उपनिवेशियों का शोषण करते हैं, उपनिवेशियों के दम पर अपने राष्ट्र का विकास करते हैं। ब्रिटेन के औद्योगिकरण और भारत पर ब्रिटिश विजय और उपनिवेशीकरण में गहरा संबंध था। आप अध्याय 2 में देख चुके हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक हितों की रक्षा करने के लिए किस तरह भारतीय भूभाग पर कब्जे हुए और किस तरह व्यापार का ढांचा बदलता गया। आपको मैंने पढ़ाया था। अगर आपने चैप्टर 2 नहीं देखा है, अध्याय 2 नहीं देखा है, तो आप अध्याय 2 जरूर जाके एनसीईआरटी के सेक्शन में, आप चयनगढ़ में जब जाएंगे तो उसके प्लेलिस्ट में एनसीईआरटी का सेक्शन मैंने बना दिया है, उसमें जाकर आप देख सकते हैं। 18वीं सदी के आखिर में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत से चीजें खरीदती थी और उन्हें इंग्लैंड व यूरोप में ले जाकर बेच देती थी। इसी क्रय विक्रय से उसे भारी मुनाफा होता था। जैसे जैसे ब्रिटेन का औद्योगिक उत्पादन बढ़ने लगा, वहां के उद्योगपति भारत को अपने औद्योगिक उत्पादों के विशाल बाजार के रूप में देखने लगे। इस तरह ब्रिटेन से तैयार माल भारत के बाजारों में आने लगा। इससे भारतीय शिल्पों उद्योगों पर किस तरह का असर पड़े, प्रस्तुत अध्याय में हम इसी सवाल पर चर्चा करेंगे। मैंने बताया ना कि जब वहां से कोई चीज अगर आयात होने लगेगी, यहाँ से, जैसे वहां से, यहाँ से कच्चे माल ले जाते हैं, वहां से जो तैयार माल जब आयात होने लगे, भारतीय मार्केट जो है पूरा ब्रिटिश सामग्रियों से भर जाएगी। तो यहाँ के जो पारंपरिक जो उत्पादन करता है वो उनसे प्रभावित होंगे और उनकी जीविका पर संकट आ जाएगा। उसकी चर्चा हम करेंगे किस प्रकार इसकी इन लोगों की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी गई। कहने का सेंस है कि पारंपरिक रूप से जो लोहार थे, बुनकर थे, ये अपनी जीविका चलाते थे, लेकिन जैसे ही ब्रिटेन से तैयार माल वापस भारतीय मार्केट से भरे पड़े तो इनकी जीविका छिन गई। इनके विकल्प में चूंकि ये मेहनत करते थे तो इनके जो कॉस्ट होता था इनका ज़्यादा होता था और उनकी कॉस्ट कम होती थी, तो अपने आप इनके सामग्री को रिप्लेस कर दिया ब्रिटिश से आए हुए सामानों ने, ब्रिटेन से आए हुए उत्पादों ने, और इस प्रकार इनकी जीविका जो है पूरी तरह से नष्ट हो गई और ये कंगाल हो गए। इसकी चर्चा हम करने वाले हैं। एक पेंटिंग आप देख लीजिए, यहाँ एक पेंटिंग है, कपड़ा उत्पादन। देखिए यहाँ हाथी का पिक्चर बनाया गया है, राजा महाराजा उस पर बैठे हुए हैं, इस प्रकार एक फिगर है। ये देखिए पटोला बुनाई इसको बोलते हैं। 19वीं सदी के मध्य में पटोला बुनाई सूरत, अहमदाबाद और पाटन, सब गुजरात का क्षेत्र में होती थी। इंडोनेशिया में इस बुनाई का भारी बाजार था और वहाँ यह स्थानीय बुनाई परंपरा का हिस्सा बन गई थी। पटोला बुनाई अगर पूछा है किससे संबंधित है तो आप जरूर बता दीजिएगा। यहाँ गुजरात, भारत के पश्चिमी तट जो है गुजरात पश्चिमी भाग से ये संबंधित है। अब हम बात करेंगे, अब भारतीय कपड़े और विश्व बाजार की हम तुलना करेंगे कि भारतीय कपड़े जो उसका क्या महत्व है वैश्विक मार्केट में, उसका क्या स्थिति थी और बाद में क्या स्थिति होती है। आइए पहले कपड़ा उत्पादन पर नजर डालें। बंगाल पर अंग्रेजों की विजय से पहले 1750 के आसपास भारत पूरी दुनिया में कपड़ा उत्पादन के क्षेत्र में औरों से कोसों आगे था। कहने का अर्थ है कि जो हमारी जो वस्त्र प्रणाली थी, वस्त्र उत्पादन था, भारतीय वस्त्र उत्पादन, वो एक तो गुणवत्तापूर्ण थी और दूसरा है इतना सुंदर वस्त्र हम बनाते थे और पूरे विश्व में इसकी पकड़ थी। कब? जब तक अंग्रेजों ने भारत पर अपना सत्ता स्थापित नहीं किया था। भारतीय कपड़े लंबे समय से अपनी गुणवत्ता और बारीक कारीगरी के लिए दुनिया भर में मशहूर थे। दक्षिण पूर्वी एशिया मतलब जावा, सुमात्रा और पेनांग, हम यहाँ पर इंडोनेशिया की बात कर रहे हैं, तथा पश्चिमी और मध्य एशिया में इन कपड़ों का भारी व्यापार था। 16वीं शताब्दी से यूरोप की व्यापारी कंपनियां यूरोप में बेचने के लिए भारतीय कपड़े खरीदने लगी थी। इसी फलते फूलते व्यापार और भारतीय बुनकरों के हुनर की यादें जो है अंग्रेजी और अन्य भाषाओं के बहुत सारे शब्दों में आज भी जिंदा है। ऐसे शब्दों की जड़ों को ढूंढना और उनका अर्थ जानना बड़ा मजेदार। अब देखिए कि यहाँ पर जो स्थानीय, हम ये भी जानते हैं कि जो बहुत सारे स्थानीय जो भाषाएं हैं कहीं न कहीं
रूट भाषाओं से विकसित होकर बनती है। हम स्थानीय भाषा में उसका प्रयोग करते हैं। आज भी हम जो बात करेंगे, बहुत सारे वस्त्र जो हैं उस परिधान का नाम हम अंग्रेजी संस्करण में रखे हुए हैं। अंग्रेजों ने उसका नाम भारतीय शैली में ही रखा, या अंग्रेज जो उसको बोलते थे उसी को हमने बोलचाल में अपना लिया, बोलचाल की भाषा में आज भी हम उसको बोलते हैं। अब शब्दों में इतिहास छिपा है, कहने का अर्थ है कि देखिए किस प्रकार हम कोरिलेट कर पाएंगे कि भारतीय कपड़े का संबंध वह ब्रिटेन से है। यहाँ ध्यान दीजिए, यूरोप के व्यापारियों ने भारत से आया बारीकी सूती कपड़ा सबसे पहले मौजूदा इराक के मोसुल शहर में अरब के व्यापारियों के पास देखा था। कहने का अर्थ है कि अरब जो व्यापारी है, कि भारतीय उपमहाद्वीप में वो स्थल मार्ग के जरिए ये क्या करते थे, व्यापार विनिवेश करते थे, व्यापार करते थे, और यहाँ से वस्त्र ले जाके यूरोप के मार्केट में बेचते थे। तो एक तरह से बिचौलिए काम करते थे, मर्चेंट का काम वो करते थे। लेकिन ब्रिटिश ने, कम से कम ब्रिटेन के लोगों ने या ब्रिटेन के व्यापारियों ने, जो भी हम कहें, उन्होंने सबसे पहले जो कपड़ा भारतीय वस्त्र देखा था वो अरब के व्यापारियों के पास देखा था, इराक के मोसुल शहर में। इसी आधार पर वे बारीक बुनाई वाले सभी कपड़ों को मसलिन या मलमल कहने लगे। अब मोसुल जो शहर है, मोसुल शहर के नाम पर उसका मसलिन पड़ गया या मलमल कहा जाने लगा। जल्दी यह शब्द खूब प्रचलित हो गया। मसालों की तलाश में जब पहली बार पुर्तगाली भारत आया तो उन्होंने दक्षिण पश्चिम भारत के केरल तट पर कालीकट में डेरा डाला। आप जानते हैं इसके बारे में। यहाँ से मसालों के साथ साथ सूती कपड़ा भी लेते गए। कालीकट से निकले शब्द को कैलिको कहने लगे। बाद में हर तरह के सूती कपड़ों में कैलिको ही कहा जाने लगा। कहने का अर्थ है कि जिस टर्म को यूज करेंगे, उस टर्म जो जो टर्म है प्रचलित हो जाएगा बोलचाल की भाषा में, वो कहीं ना कहीं एक शब्द के रूप में हमारे बीच में, समाज में स्थापित हो जाता है। यहाँ पर हमें यही देखने को हमें मिल रहा है। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो पश्चिमी बाजारों में भारतीय कपड़ों की लोकप्रियता की कहानी कहते हैं। चित्र 3 में आप एक ऑर्डर बुक का पन्ना देख सकते हैं, जिसे 1730 में ब्रिटिश ईस्ट कंपनी ने कलकत्ता स्थित अपने नुमाइंदों के पास भेजा था। नुमाइंदों का अर्थ है कि आप यहाँ जो ब्रिटिश के लिए काम करते हैं उसको नुमाइंदा बोलेंगे। बही के मुताबिक, बही मतलब जो हम हिसाब का खाता रखते हैं उसका हिसाब किताब उसको बही बोलता है। उस साल कपड़े के 5,89,000 थानों का ऑर्डर मिला था। यदि आप इसी बही के पन्नों को पलटते तो आपको पता चलता है कि उसमें सूती और रेशमी कपड़े के 98 किस्मों का जिक्र। सोचिए, 98 वेराइटीज की बात की जा रही है। मतलब कि हमारे हमारे जो उद्योग धंधा, जो हमारा पारंपरिक जो हम तैयार करते थे वस्त्र, वो कितना ज़्यादा जटिल प्रक्रिया का परिणाम था, कितना वो महत्वपूर्ण होता होगा, और किस प्रकार के कारीगर यहाँ मौजूद रहते होंगे जो 98 प्रकार किस्म जो है, सेम जो कच्चे जो रॉ मटेरियल है वो एक है, लेकिन उससे 98 किस्म का कपड़े बना रहे हैं। यूरोपीय व्यापारी उन्हें पीस गुड्स कहते थे, जो आमतौर पर 20 गज लंबा और 1 गज चौड़ा थान होता था। कहने का अर्थ है कि यूरोपीय व्यापारी अपने हिसाब से, अपने सहूलियत के हिसाब से उसका नाम किया, जिसको वो पीस गुड्स बोलते थे। आज भी देखेंगे कपड़ों का थान जो है वह कहीं ना कहीं आप खादी भंडार में जाएंगे तो कपड़ों की थान देखेंगे, कपड़े के थान लपटे रहते हैं। उसमें आप जो भी जितना 2 मीटर 2.5 मीटर जो चाहिए आप उस हिसाब से उसको कटवाते हैं पसंद करने के बाद। एक चित्र देखिए, चित्र 3 की बात की जा रही थी। ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑर्डर बही का एक पन्ना 1730 का एक पन्ना है। गौर से देखिए कि बही में किस तरह एक एक चीज की कीमत लंदन में ही तय कर दी गई थी। ये सामान मंगाने के लिए कंपनी को 2 साल पहले ऑर्डर देने पड़ते थे, क्योंकि ऑर्डर को भारत भेजने, जरूरी कपड़े बनवाने और वापस भी जाने में इतना समय तो लग ही जाता था। जब कपड़े के थान लंदन पहुंच जाते थे तो उन्हें नीलामी के जरिए बेच दिया जाता था। कहने का अर्थ है कि व्यापार के लिए ये भी आप जानते हैं कि अचानक आप कोई चीज़ का डिमांड करेंगे, आपको कोई भी चीज़ डिलीवर चाहिए टाइम पर, तो आप 2 दिन 3 दिन पहले आप एडवांस ऑर्डर करते हैं कि हमें ये चीज़ इतने समय पर चाहिए, तब आपको प्राप्त हो पाएगी। आप अचानक अब नहीं मंगा सकते। यहाँ पर देखिए एक वही बुक है, आप ध्यान से देखिए, आपको देखना है ये उस वक्त का रेट है और ये इतने सामानों की यहाँ पर लिस्ट दी गई है। आप लिस्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट, बस जानना जरूरी है कि उस वक्त भी ये अंग्रेज जो है हिसाब, बही खाता का जो हिसाब रखते थे, और यहाँ पर जब वो ऑर्डर उनको मिल जाती थी तो वहाँ फिर वो व्यापारी वहाँ ब्रिटेन के मार्कों में, यूरोपीय मार्केट में ज़्यादा दाम पर उसको बेच के लाभ कमाते थे। ये जामदानी बुनाई 20वीं सदी के शुरुआत में, जामदानी एक तरह का बारीक मलमल का कपड़ा, मलमल के बारे में आपको मैंने बताया था, मलमल क्यों कहेंगे अभी बताइए आप, होता था, जिस पर कड़के में सजावटी चिन्ह बुने जाते थे। इनका रंग प्राय सलेटी और सफ़ेद होता है। आमतौर पर सूती और सोने के धागों का इस्तेमाल किया जाता था, जो इस चित्र में दिखाई दे रहा है। सोने के धागे की बात यहाँ की जा रही, सोचिए कितना हम समृद्ध थे वस्त्र के बुनाई में। बंगाल में स्थित ढाका और संयुक्त प्रांत, वर्तमान उत्तर प्रदेश में स्थित लखनऊ, जामदानी बुनाई के लिए सबसे महत्वपूर्ण केंद्र है। तो जामदानी बुनाई है, उसमें क्या करना है कि आपको करना ये रहता था कि मलमल पर सोने के धागों के साथ क्या होता था, उसमें डिजाइन किया जाता था और उसको सजाया जाता था और कपड़ा बनाया जाता था। अब हम बही खाते के बारे में बात करेंगे। इसी बही में दी गई विभिन्न किस्मों के नाम को देखिए। थोक में जिन कपड़ों का ऑर्डर दिया गया था उनमें छापेदार सूती कपड़े भी शामिल है। उन्हें व्यापारी छिंटज, कोसा या खस्सा और बंडाना कहते थे। क्या आप जानते हैं कि अंग्रेजी का छिंटज शब्द कहाँ से आया है? जी हाँ, यह हिंदी के छिट शब्द से निकला है। हमारे यहाँ
छीट रंगीन फूलपत्तियों वाले छोटे छापे के कपड़े को कहा जाता है, जिसे छीट की कपड़ा बोलते थे। इसी से अंग्रेजी में उसका नाम सिंटेज हो गया और सिंटेज के नाम से यूरोपीय मार्केट में प्रचलित है वो। 1680 के दशक तक इंग्लैंड और यूरोप में छापेदार भारतीय सूती कपड़े की जबरदस्त मांग पैदा हो चुकी थी। आकर्षक फूल पत्तियों, बारीक रेशे और सस्ती कीमत की वजह से भारतीय कपड़े का एक अलग ही रुतबा था। इंग्लैंड के रईस ही नहीं बल्कि खुद महारानी भी भारतीय कपड़ों से बने परिधान पहनती थी। अब महारानी उसको अपना रही है तो वहाँ तो लोकप्रियता इस कपड़े की आप जान जाइए, समझिए कितना लोकप्रिय रहा होगा। बंडाना शब्द का इस्तेमाल गले या सिर पर पहनने वाले चटक रंग के छापेदार गुलबंद के लिए किया जाता था, इसको मुफलर बोलते हैं या टोपी बोलते हैं। यह सब हिंदी के बांधना शब्द से बना हुआ है, मतलब हम बांधते हैं उससे वो वहाँ अब वहाँ पर देखेंगे बंडाना वहाँ पर जाके परिवर्तित हो गया, तो उससे बना हुआ है। पिक्चर हम बाद में देखेंगे। इस श्रेणी में चटक रंगों वाले ऐसी बहुत सारी किस्मों के कपड़े आते थे जिन्हें बांधने और रंगसाजी की विधियों से ही बनाया जाता था। मतलब इससे मेहनत का काम था, टाइम लगता था, लेकिन इनको बनाने के लिए जब बांधना जो है वो कहीं न कहीं आप उसमें देखेंगे परिवर्तन हुआ, परिमार्जित होकर उसका टर्म बांडना हो गया, अंग्रेजी में उसको बांधना कहा जाने लगे। वहीं में कई दूसरी तरह के कपड़ों का भी जिक्र है जिनका नाम उनके जन्म स्थान के अनुसार लिखा गया है। कासिम बाजार, पटना, कलकत्ता, उड़ीसा, चारपुर आदि इन शब्दों के व्यापक प्रयोग से पता चलता है कि दुनिया के विभिन्न भागों में भारतीय कपड़े कितने मशहूर हो चुके थे। मतलब जहाँ जहाँ से मंगवाते थे वहाँ की चर्चा करते थे कि ये जो है कासिम बाजार से हम मंगवाए हैं, इस प्रकार की चर्चा वो करते थे। एक भी कितना सुंदर पेंटिंग है, मतलब कपड़ा पर नक्काशी की गई है। मसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में बारीक कपड़े छपाई छीट 19वीं सदी के मध्य में ईरान और यूरोप को निर्यात होने वाले छीट का यह बढ़िया उदाहरण है। मतलब ईरान और यूरोपीय मार्केट में यहाँ भारतीय छीट कपड़ों की बहुत ज़्यादा ये थी, डिमांड थी, वहाँ पे बेचे जाते थे। एक और यहाँ देखिए कि कितना सुंदर ये भी बनाया गया डिजाइन के साथ। बंडाना डिजाइन 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में, बंडाना मतलब बांधना के नाम से आपको बताया मैंने भी। कपड़े के मध्य से गुजरती लकीरों को देख के आप जानते हैं क्या, दरअसल इस ओढ़नी में दो बांध कर रंग गए टाई एंड डाई रेशमी कपड़े के टुकड़ों को सोने की कढ़ाई के जरिए एक दूसरे से सी दिया गया है। बनाना शैली के कपड़े अधिकांशतः राजस्थान और गुजरात में बनाए जाते थे। आज भी कभी जाएंगे तो बनाना शैली के कपड़े आपको मिल सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए डिजाइन जो है अलग अलग कपड़ों को जोड़ के वहाँ पर बनाने का कार्य किया गया है। अब हम बात करेंगे, आपको मैंने बताया एक तो लोकप्रिय शब्द जो है भारतीय जो टर्म थे उसमें कहीं न कहीं उसमें अपभ्रंश होते गया, उसमें कुछ-कुछ सुधार होते गया, या उसको अंग्रेजी संस्करण में उसका प्रयोग होने लगा। जैसे छींट से सिंटेज बन गया, बांधना से बंडाना बन गया। इस प्रकार बहुत सारे जो मलमल जो है आप देखेंगे, मलमल की चर्चा हमने किया था। मोसुल जो है, मोसुल इराक में, मोसुल के पास उन्होंने भारतीय वस्त्र को देखा था तो उसको मलमल कहने लगे। तो मल जो नाम है वह स्थानीय मार्केट जो होते हैं प्रचलित नाम है उसी का उसी में कुछ अंग्रेजी संस्करण उसका कर दिया गया अंग्रेजी द्वारा, उसका नाम अभी भी प्रचलित है। अब बात करेंगे यूरोपीय बाजार में भारतीय कपड़ा की। 18वीं सदी की शुरुआत तक आते आते भारतीय कपड़े की लोकप्रियता से बेचैन इंग्लैंड के ऊन व रेशम निर्माता भारतीय कपड़ों के आयात का विरोध करने लगे थे। कारण है कि जब ये आयात होता था यहाँ से, जब भी यहाँ देखें भारतीय कपड़ों के आयात जब वहाँ जब जब आयात हो रहा है तो कहने का अर्थ है कि वहाँ के मार्केट में भारतीय कपड़ों की डिमांड ऑलरेडी थी और लोग इसको पसंद करते थे। तो वहाँ के जो व्यापारी होंगे, कोई भी व्यापारी नहीं चाहेगा कि भारतीय कपड़ा उनके कपड़ों को मार्केट से बाहर कर दे, तो वो बार बार विरोध करते थे। इसी दबाव के कारण 1720 में ब्रिटिश सरकार ने इंग्लैंड में छापेदार सूती कपड़े छींट के इस्तेमाल पर पाबंदी लगाने के लिए एक कानून पारित कर दिया। संयोगवश इस कानून को भी कैलिको अधिनियम ही कहा जाता था। कैलिको जो नाम यहाँ सुधारा गया था, जो नाम बनाया गया था, उसी नाम पर उसको कैलिको अधिनियम के नाम से फेमस है। क्यों किया गया, तो वहाँ पर जो व्यापारी थे वो विरोध कर रहे थे, तो इनके दबाव में आकर, प्रेशर ग्रुप के दबाव में आकर वहाँ एक कानून बनाया गया कैलिको अधिनियम, और उसमें कहा गया कि भारतीय छींट के कपड़ों का आयात वहाँ पर नहीं किया जा सकेगा। उस समय इंग्लैंड में नए नए कपड़ा कारखाने खुल रहे थे। भारतीय कपड़ों के सामने लाचार अंग्रेज कपड़ा उत्पादक अपने देश में भारतीय कपड़ों के प्रवेश पर पूरी पाबंदी चाहते थे ताकि पूरे इंग्लैंड में केवल उन्हीं का कपड़ा बिके। इस क्रम में इंग्लैंड की सरकार ने सबसे पहले कैलिको छपाई उद्योग को ही सरकारी संरक्षण में विकसित किया। अब सफेद मलमल या बिना माड वाले कोरे भारतीय कपड़े पर इंग्लैंड में ही भारतीय डिजाइन छापे जाने लगे, मतलब छापाखानी मशीन का इस्तेमाल किया जाने लगा और इंग्लैंड में ही उसको निर्मित किया जाने लगा। भारतीय कपड़ों के साथ इस होड़ की वजह से इंग्लैंड में तकनीकी सुधारों की जरूरत दिखाई देने लगी थी। 1764 में जॉन के ने स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किया। ये पूछता है बार बार, जॉन के ने क्या स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किया, किसने किया, जॉन के ने। कब किया, 1764 में। तो आप ये भी याद रखेंगे कि बक्सर का युद्ध 1700 कब हुआ था, बताइए, 64 में हुआ था, तो उसको इससे याद रख सकते हैं। जिससे परंपरागत तकलियों की उत्पादकता काफी बढ़ गई। 1786 में रिचर्ड आर्कराइट ने वास्प इंजन का आविष्कार किया, जिससे सूती कपड़े की बुनाई को क्रांतिकारी रूप में बदल दिया गया। मतलब वास्प के सहारे क्या हुआ, मशीन चलेगा
और बुनाई जल्दी हो पाएगा। अब बहुत सारा कपड़ा बेहद कम कीमत पर तैयार किया जाता था जा सकता था। कारण है कि उसमें समय की बचत हो रही है, और समय की बचत के साथ साथ संसाधन की बचत हो रही है। मशीन के द्वारा बनाने से क्या हुआ, ज़्यादा उत्पादन होगा और दाम कम रख के ये बेच पाएंगे। तो इतना तो आप समझ सकते हैं। इसमें एक चीज़ जो है, अगर एक हम फैक्टर पर कंट्रोल करते हैं तो अपने आप उसके साथ सब फैक्टर्स जो है उसको हम कंट्रोल कर पाएंगे। इसके बावजूद दुनिया के बाजारों पर भारतीय कपड़े का दबदबा 18वीं सदी के आखिरी तक बना रहा। डच डच कंपनी, फ्रेंच, ब्रिटिश और अन्य यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों ने इस व्यापार में बेहिसाब मुनाफा कमाया। ये कंपनियां भारत आकर चांदी के बदले सूती और रेशमी कपड़े खरीदती थी। सोचिए, भारत में चांदी लाना पड़ता था यहाँ के वस्त्रों को ले जाने के लिए। परंतु जैसा कि आप जानते हैं, जब इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की राजनीतिक सत्ता मिल गई, बताइए 1765 में आपको बताया था कि 1765 में जब संधि होता है तो संधि के साथ क्या हुआ है, इलाहाबाद की संधि जब करते हैं तो उसमें वहाँ पर आप ध्यान देंगे कि वो अंग्रेजों के हाथ में बंगाल की सत्ता चली जाती है। उससे भारतीय चीज़ें खरीदने के लिए चांदी मंगाने की जरूरत नहीं थी। आपकी इसकी चर्चा मैंने की थी। इस प्रकार रॉबर्ट क्लाइव ने अपने प्रशंसा की थी और उसने अपने उस पर केस भी चलाया गया था। इसकी चर्चा हमने कर ली थी, पुराने वीडियो आप देखें, आप पिछले क्लास में जाके देखेंगे, उसकी चर्चा मैंने की है। अगर आपने नहीं देखा है तो घबराना नहीं है, आप प्लेलिस्ट में जाके बाद में अपने कन्वीनियंस के अनुसार देख सकेंगे। लेकिन इस पर नॉलेज गैप जो है वो रखने सही बात नहीं है। आप जरूर इस वीडियो को देख लेना, फिर भी कोई दिक्कत हो तो कमेंट में आप जरूर पूछेंगे। अपने अध्याय 2 में इसकी चर्चा किया, अध्याय 2 आपने देख लेंगे, आपको देख लेना है। इसके बाद तो ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में ही किसानों और जमींदारों से राजस्व इकट्ठा करके उस पैसे से कपड़ा खरीदने लगी। मतलब भारतीय पैसा से ही भारत में वस्त्र एक खरीदने लगे। अब स्पिनिंग जेनी तकनीक के बारे में थोड़ा जान लीजिए। एक ऐसी मशीन जिससे एक कामगार एक साथ कई तकलियों पर काम कर सकता है। जब पहिया घूमता था तो सारी तकलियां घूमने लगती थी। पहले देखिए चरखा हम लोग ये प्रयोग करते थे। तो चरखा में क्या होता था कि चरखा का प्रयोग क्या करते, एक चरखा चलाने वाला होना चाहिए और एक बार में एक कताई होता था। लेकिन स्पिनिंग जेनी से क्या हुआ, बहुत सारे चरखों को और जो है इलेक्ट्रॉनिक चरखों को एक साथ जोड़ दिया गया, और एक मशीन से जोड़ने के बाद ये जो है लगातार जो है ये पूरी तरह कताई का काम हो रहा है। तकलिया एक साथ चल रही है और उससे क्या हो रहा है, काम फास्ट हो रहा है। तो ये एक फायदा हुआ स्पिनिंग जेनिंग के साथ। ये चित्र साथ इसको मैं दिखाऊंगा। कोचीन स्थित डच बस्ती का समुद्र में दिखता दृश्य। 17वीं शताब्दी में जैसे जैसे यूरोपीय व्यापार फैला, विभिन्न बंदरगाहों पर व्यापारिक बस्तियां भी बसने बनने लगी। कोचीन में डच बस्तियां 17वीं शताब्दी में विकसित हुई। बस्ती के चारों तरफ स्थित किलेबंदी को देखिए, इस बस्ती को देखिए। यहाँ पर एक प्राकृतिक सीन दिखाया गया। ये देखिए समुद्र के किनारे यहाँ पर डच बस्ती बसाए गए हैं। क्यों? क्योंकि व्यापारिक काम उद्देश्य से आए हुए हैं। तो व्यापार के लिए क्या करेंगे, समुद्र के किनारे ही गोडाउन भी बनाएंगे, अपने रहने का जो है आवासीय परिसर में जो रिहायशी मकान है वो भी आसपास बनाएंगे, ताकि व्यापार वाणिज्य में वो आसानी से कर सके। ठीक है। अब थोड़ा एक मैप आपको देखना है। 18वीं सदी का आखिर में बुनाई के मुख्य केंद्र कहाँ कहाँ थे, भारतीय मुख्य केंद्रों के बारे में चर्चा करेंगे। पहले मैप देख लीजिए। ये जो स्टार है इससे सफ़ेद रंग का बोध होगा। इससे हमको चेक और धारीदार कपड़े, छिंटज के लिए इसका प्रयोग किया जाएगा और सिल्क के लिए हम ट्रायंगल का प्रयोग करेंगे। तो आप देखिए, ये ट्रायंगल जो सिल्क है वो गुजरात देख रहे हैं, वहाँ और भी पतन के पास यहाँ पर देख रहे हैं। सिल्क के लिए और भी कहीं देखिए बनारस में सिल्क उत्पादन हो रहा था। और देखिए आप आगे जाएंगे तो और भी ट्रायंगल देखिए, पहले ट्रायंगल मिले सिल्क कहाँ का हो रहा है, इसको ध्यान से आपको देख लेना है। अब हम बात करेंगे छिंटज की। तो छिंटज के लिए ये जो जगह है ये मतलब आप देख रहे हैं कि कोरोमंडल तट जो है, यहाँ पर कोरोमंडल बंगाल की खाड़ी में खासकर कोरोमंडल तट पर जो है यहाँ पर ये उत्पादन पर्याप्त मात्रा में यहाँ उत्पादन हो रहा है। और भी बहुत सारे छोटे, पटना के पास भी, ढाका, मतलब यहाँ आप देखेंगे और भी यहाँ पर देखेंगे जहाँ जहाँ उसकी रेशम की उत्पादन हो रही है, वहाँ वहाँ इनका भी उत्पादन हो रहा है। कुछ क्षेत्र कॉमन है, बुरहानपुर में तीनों चीज़ का उत्पादन हो रहा है, सिर्फ यहाँ पर रेशम का उत्पादन नहीं है। तो आप देख रहे हैं कि इन सामग्रियों का उत्पादन एक जगह होने का कारण क्या है, कि अगर एक ही जगह पर बहुत सारे उत्पादन जो बहुत सारी सामग्री का उत्पादन होगा, उसका लाभ क्या होगा, एक तो परिवहन की खर्च बच जाएगी, दूसरा स्थानीय लेवल पर 3-4 उत्पाद हो रहे हैं तो उनको भेजने में, बनाने में उनको ज़्यादा फायदा होगा। तो कंपनी का शुरुआती उद्देश्य भी यही है। बुनाई केंद्र 1750 के बारे में बात करेंगे, बुनाई केंद्र भारत में कैसा होता है। तो अगर आप उस नक्शे को देखें तो पाएंगे कि 19वीं सदी के प्रारंभिक कपड़ा उत्पादन 4 क्षेत्रों में केंद्रित था। बंगाल सबसे महत्वपूर्ण केंद्रों में से एक था। डेल्टा के असंख्य नदियों से सटे बंगाल के उत्पादन के अपना माल दूर दूर तक आसानी से भेज सकती थी, क्योंकि नदी मार्ग से भी आसानी से भेजा जा सकता था। याद रखिए कि 19वीं सदी के प्रारंभ में रेलवे की शुरुआत नहीं हुई थी, सड़कें भी अभी बनना ही शुरू हो रही थी। पूर्वी बंगाल, जिसको बांग्लादेश बोलते हैं, ढाका 28वीं सदी में सबसे महत्वपूर्ण कपड़ा उत्पादन केंद्र था। ये शहर अपनी मलमल और जामदानी बुनाई के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। यदि आप नक्शे में भारत के दक्षिणी भाग को देखें तो मद्रास से उत्तरी आंध्र प्रदेश तक फैले कोरोमंडल तट के साथ साथ सूती कपड़ा बुनाई केंद्रों का एक और समूह दिखाई पड़ेगा।
पश्चिम पर मुख्य केंद्र गुजरात में स्थित है। कहने का अर्थ है कि उन्हीं क्षेत्रों में कपड़ा उत्पादन हो रहा है, उन्हीं क्षेत्रों में वस्त्र निर्माण हो रहा है जहाँ पर मिट्टी जो है पर्याप्त मात्रा में, आप देखें काली मिट्टी का जो क्षेत्र है वहाँ पर उत्पादन ज़्यादा है, या उपजाऊ भूमि में जहाँ उत्पादन ज़्यादा होता है, कच्चे माल की उपलब्धता है, वहाँ पर ये जो काम है वो ज़्यादा हो पा रहे हैं। तो इतना आप जानिए कि हम वहीं पर स्थानीय स्तर पर उन्हीं उन्हीं वस्तुओं को प्राप्त कर सकते हैं जहाँ स्थानीय उत्पाद के रूप में हमें मिल पाएंगे। तो आप भी देखेंगे अभी भी बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ हम, अब तो जीआई टैग की हम बात करते हैं, या तो जीआई टैग की बात क्या होता है कि उन क्षेत्रों में हम पेटेंट की जो बात करते हैं, क्या करते हैं कि जो लोकल क्षेत्र है, स्थानीय क्षेत्र में उनका उत्पादन ज़्यादा होता है, तो वहाँ हम उसको पेटेंट देते हैं या बोलते हैं कि इस क्षेत्र में इस फसल की उत्पादकता बहुत अच्छी है और यहाँ की स्थानीय प्रजाति है, तो इसके लिए उसको एक बेंचमार्क दिया जाता है। यही काम यहाँ पर हो रहा है कि बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ वस्त्र उत्पादन ज़्यादा है, तो उन क्षेत्रों को ज़्यादा टारगेट अंग्रेज करेंगे क्योंकि उन क्षेत्रों से उनको ज़्यादा फायदा है। अब बुनकर कौन थे इसकी हम चर्चा करेंगे। बुनकर आमतौर पर बुनाई का काम करने वाले समुदायों के ही कारीगर होते थे। वे पीढ़ी दर पीढ़ी इसी हुनर को आगे बढ़ाते थे। बंगाल के तांती, उत्तर भारत के जुलाहे या मोमीन, दक्षिण भारत के साले व कैकोलार तथा देवांग समुदाय बुनकरी के लिए प्रसिद्ध है। कुछ समुदाय हैं जिनका जो पौराणिक पेशा इसको बोलेंगे, पौराणिक मतलब है कि पूर्वजों का पेशा है, इनके एंसेस्टर जो है वो करते आ रहे हैं और बाद में ये इस पेशा को ये भी अपनाते हैं। सूत काटना कपड़ा उत्पादन का सबसे पहला चरण था। यह काम अधिकांशतः महिलाओं के जिम्मे रहता था कि चरखा घर में उपलब्ध है और चरखा पर महिलाएं समय मिलने पर काटती थी। चरखा और तकली घर घर में पाए जाते थे। धागे को चरखे पर काट कर तकली पर लपेट दिया जाता था। जब कताई पूरी हो जाती थी तो बुनकर इस धागे से कपड़े बुनते थे। ज्यादातर समुदायों में बुनाई का काम पुरुष करते थे। रंगीन कपड़ा बनाने के लिए रंगरेज इस धागे को रंग देते थे। छपाईदार कपड़ा बनाने के लिए बुनकरों को चिप्पीकर नामक माहिर कारीगरों की जरूरत होती थी जो ठप्पे से छपाई करते थे। करने का अर्थ है कि यहाँ भी बहुत सारा व्यक्तिगत जो है रूप में पेशेवर जो लोग हैं वो हैं। ये काम करने के लिए 4-5 तरह के पेशे के लोग देख रहे हैं। रंगने वाले लोग अलग है, सूत काटने वाले लोग अलग है, आप तकलीफ चलाने वाले लोग अलग है, और उससे संबंधित बहुत सारे लोग मिल के उत्पादन करते थे। मतलब सामूहिक उत्पादन की भावना यहाँ पर दिखाई दे रही है। हथकरघों पर होने वाली बुनाई और उससे जुड़े व्यवसायों से लाखों भारतीयों को की रोजी रोटी चलती थी। मतलब इन देखें कि पारंपरिक पेशा भी है और इससे इनकी आजीविका जो है चल पा रही है। अब यहाँ देखिए बंगाल का एक तांती बुनकर बेल्जियन चित्रकार सोलमीन द्वारा बनाया गया चित्र 1790 के दशक का है। यहाँ देखिए तांती है और अपने पेशा अपना रहा है। किस प्रकार देखिए यहाँ बुनाई करने का काम कर रहा है, सूत काटने का काम कर रहा है। इस चित्र में तांती बुनकर गड्ढे वाले करके में काम कर रहा है। क्या आप जानते हैं गड्ढे वाला करका क्या होता है? गड्ढे वाला करका का मतलब कि गड्ढे में जगह बना के वहां पर वो करके के द्वारा उत्पादन करते थे या गाड़ते थे। औरांग क्या होता है? फारसी भाषा में गोदाम को औरांग कहा जाता था। वहां बिक्री से पहले चीजों को जमा किया था। आज इंग्लिश में इसको गोदाम कहा जाता है। वर्कशॉप के लिए यह शब्द इस्तेमाल होता है। आजकल क्या बोलते हैं कि वर्कशॉप में रख दीजिए, गोडाउन में रख दीजिए। तो औरांग जो है फारसी भाषा से संबंधित है, उसको गोदाम को औरांग कहा जाता था। अब बात करेंगे भारतीय कपड़े का पतन क्यों होता है। अब देखिए भारतीय कपड़े का पतन आप जानते हैं कि औपनिवेशिक जो सरकार है, औपनिवेशिक जो शासन है, वो हमेशा अपने लाभ के लिए, अपने देश के लाभ के लिए ही वो कार्य करती है। उनको भारतीय भूमि से या औपनिवेशिक औपनिवेशिक देशों से कोई मतलब नहीं है, वो सिर्फ शोषण करना जानती है। तो यहाँ जहाँ जहाँ आप देखेंगे जब जब ब्रिटिश शासन जहाँ जहाँ कायम रही या जहाँ जहाँ उनके उपनिवेश रहे, वहाँ ब्रिटिश सिर्फ अपना लक्ष्य जो है, अपने लक्ष्य को ध्यान में रख के वहाँ नियम बनाते हैं, कायदे बनाते हैं और उसके अनुसार ही वो शासन करते हैं। यहाँ पर देखिए बुनकरों की जो स्थिति है, या भारतीय कपड़ा जो यूरोपीय मार्केट में कहीं ना कहीं अपने छाप छोड़ी हुई थी, उनकी स्थिति खराब होने के कारण ही ब्रिटिश नीति है। ये क्यों है ये भी आप देखेंगे। ब्रिटेन में सूती कपड़ा उद्योग के विकास से भारतीय कपड़ा उत्पादकों पर कई तरह के असर पड़े। पहला, अब भारतीय कपड़े को यूरोप और अमेरिका के बाजारों में ब्रिटिश उद्योगों में बने कपड़ों से मुकाबला करना पड़ता था। पहले जो मोनोपोली थी वो मोनोपोली खत्म हो गई। अब बहुत सारे विकल्प के रूप में उनके सामान ज़्यादा आ गए, सस्ते आ गए। हमारे चूंकि मेहनत से होते थे, कम बनाए जाते थे, तो हमारे महंगे होते थे। तो एक तो मोनोपोली हमारी टूट गई। दूसरा, भारत से इंग्लैंड को कपड़े का निर्यात मुश्किल होता जा रहा था क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने भारत से आने वाले कपड़े भारी सीमा शुल्क थोप दिए थे। एक तो ये उत्पादन नहीं करने दे रहे, दूसरा क्या कर रहे हैं कि हमारे उत्पादों पर जब हम निर्यात करेंगे कहीं पर तो सीमा शुल्क लगा दिया गया ताकि वहां पर इनका कॉस्ट बढ़ जाए और ये भारतीय कपड़ा वहां मार्केट से बाहर हो जाए। इंग्लैंड में बने सूती कपड़े ने 19वीं सदी की शुरुआत तक भारतीय कपड़े की अफ्रीका, अमेरिका, यूरोप के परंपरागत बाजारों से बाहर कर दिया था। इसकी वजह से हमारे यहाँ के हजारों बुनकर बेरोजगार हो गए। सबसे बुरी मार बंगाल के बुनकरों पर पड़ी। ब्रिटिश और यूरोपीय कंपनियों ने भारतीय माल खरीदने बंद कर दिए और उनके एजेंटों ने तयशुदा आपूर्ति के लिए बुनकरों को पेशगी देना बंद कर दिया था। परेशान बुनकरों ने मदद के लिए बार बार सरकार से गुहार लगे। मतलब आप देखें, अब वो पेशगी क्यों करेंगे जब कल कारखाने का विकास हो गया ब्रिटेन में, तो कल कारखाने से उत्पादन क्यों नहीं करेंगे जो गुमास्तों के जरिए यहाँ के लोगों से वो टच बनाएंगे। तो ये कारण है कि जब उनकी जरूरत पूरी होती है जब भी अंग्रेजों की, तो हम ये छोड़ देते हैं और अब हमें जो है
अब यहाँ बुनकर की एक चर्चा की जाएगी। यहाँ पर देखिए कि किस प्रकार ब्रिटिश नीति ने भारतीय बुनकरों के, भारतीय समाज के जो कारीगर थे, जिनकी जीविका जो है इन्हीं कार्यों से चलती थी, उनको नष्ट कर डाला, उनको भुखमरी के शिकार पर ला, भुखमरी के कगार पर ला खड़ा किया। हम भूखे मर जाएंगे, भूखों मर जाएंगे, एक कथन है। देखिए 1823 में भारत की कंपनी सरकार को 12,000 बुनकरों की तरफ से एक पत्र मिले, जिसमें कहा गया था, बुनकरों ने लिखा सामूहिक पत्र है ये, हमारे पुरखे और हम लोगों को कंपनी से पेशगी मिलती थी, जिससे हम कंपनी के लिए बढ़िया कपड़े बुनकर अपने अपने परिवार का पेट पालते थे। हमारी बदनसीबी है कि औरंग खत्म कर दिया गया। औरंग का भी बताइए क्या मैंने बताया था। औरंग जो है फारसी भाषा का शब्द है। औरंग का अर्थ क्या होता है आप अभी कमेंट करके बताइए। गोडाउन जानते हैं, गोडाउन को हम औरंग कहता है, औरंग कहते हैं। जिसकी वजह से हम लोगों और हमारे परिवार के पास आजीविका के साधन नहीं बचे। हम बुनकर है और कोई दूसरा कारोबार नहीं जानते हैं। बेसिक है कि स्पेसिफिक कला का इनका ज्ञान है और कार्य नहीं कर सकते हैं। अगर बोर्ड ऑफ ट्रेड, व्यापार बोर्ड पर हम पर कृपा नहीं करता है और हमें कपड़ों के ऑर्डर नहीं देता है तो हम भूखे मर जाएंगे। व्यापारिक बोर्ड की कार्रवाई मतलब यहाँ देखिए कि बुनकरों ने एक बहुत ही मार्मिक लेटर लिखा कि अगर हमारे साथ हम अगर कोई कार्य नहीं कर पाएंगे तो हमारे बच्चे भूखे मर जाएंगे, हम भूखे मर जाएंगे। तो कृपया करके कुछ ऐसा काम कीजिए ताकि हम काम में संलग्न रहे। हमारा जो स्थानीय पेशा है या जो पारंपरिक पेशा है उसमें हम रहना चाहते हैं। तो एक लेटर है जो तत्कालिक वहाँ के कंपनी के सरकार को यहाँ लिखा गया है और निवेदन किया गया है कि हमें कुछ ऐसा किया जाए ताकि हम भूखे न मर पाएँ। तो ये एक मार्मिक चित्रण आपको दिखाया गया है और बताया गया है। कृपया इसे अपने अखबार में प्रकाशित करिए। भी देखिए एक ये रिक्वेस्ट करेंगे ब्रिटिश से कि किसी प्रकार इनकी जो भी सवाल है या इनकी जो भी समस्या है इनको अखबार में प्रकाशित करें ताकि वहाँ के लोग हमारी स्थिति के बारे में जान पाए। देखिए 1888 में एक विधवा कताई कामगार ने समाचार दर्पण नामक बंगाली अखबार के नाम भेजे पत्र में अपनी दुर्दशा का इस तरह बयान किया था। सेवा में संपादक समाचार, मैं कताई कामगार हूँ, भारी कष्ट के साथ मैं पत्र लिख रही हूँ, कृपया इसे अपने पत्र में प्रकाशित करें। जब मेरी उम्र 22 साल थी तब मेरे पति का देहांत हो गया था। मेरी 3 बेटियां हैं। जब मेरे पति का देहांत हुआ हमारे पास कुछ भी नहीं बचा था। उनके श्राद्ध के लिए मुझे अपने गहने बेचने पड़े। सोचिए उस वक्त सामाजिक संरचना कितना बुरी स्थिति में है लोग। जब हम भूखी मरने की हालत में पहुंच गए तो भगवान ने मुझे जिंदा रहने का एक रास्ता दिखाया। मैं तकला और चरखे पर सूत काटने लगी, मतलब कोई पेशा अपना लिया ताकि इनकी जीविका चल सके, इनके बच्चों का पालन पोषण हो सके। बुनकर हमारे घर आते और 3 तोले प्रति रुपए की दर से सूत खरीद कर ले जाते। बुनकरों से मुझे जितनी पेशगी चाहिए होती थी मुझे मिल जाती थी। इस तरह हम खाने पीने और कपड़ों के बारे में निश्चित रहने लगे। कुछ सालों मैंने 28 रुपये इकट्ठा कर लिए थे। इस पैसे से मैंने अपनी एक बेटी का ब्याह किया। इस तरह मेरी तीनों बेटी अपने अपने घर चली गई। कहने का अर्थ है कि देखिए कि जो बुनकर महिला है वो कहीं न कहीं इन्हीं इन्हीं कमाई से, इस सूत काटने से, चकली पर चरखे पर सूत काटने से की कमाई से ही क्या करते हैं, कमा रही है, अपनी जीविका चला रही है। अब 3 साल से हम दोनों औरतें, मेरी सास और मैं, दाने दाने को तरस रहे हैं। अब सूत खरीदने वाले बुनकर हमारे पास नहीं आते, मगर अगर मैं बाजार में सूत भेजती हूँ तो पहले के मुकाबले 1/4 दाम भी नहीं मिलते थे, क्योंकि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कंपनी का विकास हो चुका है। बहुत बहुत नए नए मशीन का विकास हो चुका है यूरोप में, और वहाँ पर उत्पादन फैक्ट्रीज हो रही है। तो क्यों इनको इनके पास क्यों आएंगे लोग? समझ में नहीं आता कि ये सब कैसे हो गया। मैंने बहुत से पूछा, लोग कहते हैं कि बाहर से बिलाती, मतलब बिलाती सूत आयात किया जा रहा है। बुनकर वही सूत खरीद कर कपड़ा बनाते हैं। लोग इस सूत का बना कपड़ा 2 महीने भी नहीं पहन पाते, वह गल कर तार तरह जाता था। मतलब कष्टों फंसे कताई कामगार की आप ये हम बताया जा रहा है कि जो उत्पादकता है, उत्पादन तो हो रहा है, लेकिन जो गुणवत्ता है, गुणवत्तापूर्ण कपड़े नहीं होते थे। भारतीय कपड़ा गुणवत्ता युक्त होता था, आरामदायक होता था, लेकिन ब्रिटिश जो कपड़ा बनाते हैं मशीन से, वो आरामदायक तो नहीं है और उतना ज़्यादा टिकाऊ नहीं है। फिर भी मार्केट में उसकी उपलब्धता ज़्यादा है, ताकि वो मार्केट से, इसलिए मार्केट से भारतीय कपड़ों को उन्होंने बाहर कर दिया। तो इस चैप्टर में हमने अभी क्या भारतीय बुनकर के बारे में पढ़ा, भारतीय बुनकरों की स्थिति के बारे में पढ़ा, और हमने ये पढ़ा कि किस प्रकार उस वक्त जो समाज में जो लोग थे, या जो बुनकर क्लास के लोग थे, या कुछ महिलाएं थी जो अपना स्थानीय रूप में क्या करती थी, वो कताई का काम करती थी, चकला चलाने का काम करती थी, और उससे वस्त्र उत्पादन में उनका एक योगदान होता था। लेकिन जब भी, जैसे ही ब्रिटेन में कल कारखानों का विकास हुआ पूंजीवादी चरण में, उस प्रकार वहाँ देखेंगे कि वहाँ फैक्ट्री, यहाँ से कच्चे माल वहाँ पहुँचाए जाने लगे और तैयार माल भारतीय मार्केट में फैल गए। और यहाँ जो कंपनी के गुमास्ते थे या नुमाइंदे थे, वो बुनकरों से जो करार करते थे या पेशगी करके वो जो कपड़ा लेते थे या कुछ रकम देते थे, बोलते थे कि इतना हमको, इतना टाइम में हमको इतना आप सूत काट के दीजिए, कटाई करके दीजिए, वो सारे काम अब बंद हो रहे हैं। और यही कारण है कि बुनकरों ने एक बहुत ही मार्मिक लेटर लिखा और शासन को बताया, ब्रिटिश कंपनी को बताया कि किस प्रकार उनकी स्थिति बहुत ही दयनीय है और वो इसके लिए बहुत ही ज़्यादा दुखी है। तो आप देखेंगे कि अभी हमने सिर्फ यही पढ़ा है। अब हम पढ़ेंगे ब्रिटिश की नीति जो है वो क्यों बदलती है। आप देखेंगे ब्रिटिश का जो उद्देश्य है, वो अपना उद्देश्य वो स्पष्ट है उनका, कि हमें अधिकाधिक लाभ कमाना है। वो भारत को अपना देश नहीं मान रहे हैं। और यहाँ शासन तब करने के साथ साथ वो चाहते हैं, क्योंकि व्यापार वाणिज्य का
विकास हो। तो यही कारण है कि यहाँ पर बुनकरी की स्थिति बहुत खराब हो रही है। आगे हम लोहार के बारे में पढ़ेंगे, उसकी भी चर्चा हम पार्ट 2 में करेंगे। हमने अभी ये क्लास जो 8 है उसमें अध्याय 6 का हमने पार्ट 1 के रूप में इसको मैंने बनाया है। पार्ट 1 में हमने आज इतना ही कवर किया है, पार्ट 2 में हम इस पूरी वीडियो को कवर करेंगे। तो दोस्तों अभी भी जिन्होंने चयन गढ़ आईएएस को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। अपने दोस्तों के साथ, और भी बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो दूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, जिनको जो जो इंटरनेट सुविधा तो उनके पास है, लेकिन उनको ये प्लेटफॉर्म, चैनगढ़ प्लेटफॉर्म को नहीं पता है। तो अपने आप क्या कीजिए, लिंक के माध्यम से शेयर जरूर कीजिए, विभिन्न सोशल साइट्स के माध्यम से शेयर कीजिए और उनको बताइए कि उनके लिए हम चैनगढ़ आईएएस में उनके लिए क्या क्या उपलब्ध है। और भी बहुत सारे कोर्स जो है भविष्य में आने लॉन्च होने वाले हैं, उसकी सूचना आपको दी जाएगी। बस आपको करना है कि आप कमेंट, आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ताकि नोटिफिकेशन के माध्यम से आप इस चैनल को देख पाएंगे। इतना ही नहीं, क्लास के दौरान अगर कोई दिक्कत होती है क्लास के दौरान, तो आप कमेंट करके प्रश्न पूछ सकते हैं। आप प्रश्न को आप मेल भी कर सकते हैं, या आप किसी भी और अन्य माध्यम से प्रश्न पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि उसका जवाब मैं दे पाऊँ और सही समय पर आपको मिल जाए। मैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा ये सतर्क रहता हूँ कि कोई भी जो है खामी न रह पाए, और मैं बहुत ही विश्लेषण जो है विश्लेषण करके पढ़ाता हूँ, ताकि आपकी जो नॉलेज गैप आप में ना हो पाए, आप इस समझ में कोई दिक्कत ना हो। तो इसकी मैं इसका ध्यान मैं खुद रखता हूँ। फिर भी अगर बहुत बच्चे होते हैं जो कमज़ोर होते हैं पढ़ने में, या उतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं ले पाते हैं, कभी उनका हिस्ट्री से कभी उनका सामना नहीं हुआ होता है, तो वैसे बच्चों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। वो पेशेंस रखें, पेशेंस के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हम गारंटी लेते हैं कि उनकी भी धीरे-धीरे स्थिति सही हो जाएगी, उनकी नींव भी बहुत मजबूत हो जाएगी और वो आगे एग्ज़ाम ज़रूर कंप्लीट कर पाएँगे। तो इसी के साथ मैं ये जो वीडियो है, ये पार्ट 1 मैं आज समाप्त कर रहा हूँ। अगले वीडियो में हम इसका अध्याय 6 का हम सेकंड पार्ट 2 देखेंगे। उसमें हम फिर लोहारों की बात करेंगे और फिर हम कब फैक्ट्री की बात करेंगे, किस प्रकार फैक्ट्री ने इनको भी स्थापित कर दिया, इसकी बात हम करेंगे। तब तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसका लिंक शेयर कीजिए, बेल आइकन दबाइए, नोटिफिकेशन आप लिखिए, कमेंट कर सकते हैं, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अधिकाधिक कीजिए, ताकि बहुत लोगों तक ये जो है चैनल जो है पहुंच पाए और उसका लाभ वो उठा पाए। दोस्तों हमारा जो ध्येय वाक्य है, चयन तक चयन नहीं, उस पर हम पूरी तरह प्रतिबद्ध है और हम अपने दायित्व की पूर्ति कर रहे हैं। बस आप अपने कर्तव्य की पूर्ति रहिए, कर्तव्यनिष्ठ बनिए और कम से कम ये काम आप जरूर कीजिए, रिवाइज करते रहिए। फिर भी कोई दिक्कत है तो हमें जरूर बताइए दोस्तों। इसी के साथ यह कार्यक्रम मैं समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।